ये सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग CSS के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं वो देखेंगे। बेसिकली मैं अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में तो यही बताता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको कैसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। ये हम लोग अपनी लास्ट वीडियोज़ में हमेशा देखते हैं जब हम लोग अपना एक असाइनमेंट क्रिएट करते हैं। उस असाइनमेंट में हम लोग ऐसे केसेस लाते हैं जहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि हाँ, हम इस प्रॉपर्टी का इस जगह पर यूज़ कर सकते हैं या और क्या क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लिया था CSS का, तो उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने ये देखा था कि हम लोगों का फॉर्मेट क्या होता है CSS लिखने का। एक बार मैं सिंटैक्स दिखा देता हूँ अगेन। सबसे पहले तो हम लोग अपने सेलेक्टर का नाम लिखते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं सेलेक्टर। देन हमको डिक्लेयर करना होता है क्या, अपनी प्रॉपर्टी, देन उसकी वैल्यू, ठीक है। इतना ही होता है हमारा। अब हो सकता है अब मैं एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी या एक से ज़्यादा कुछ डिज़ाइन करना हो अपने किसी एलिमेंट पर, तो हम यहाँ पर इस तरीके से सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग अपने अगले प्रॉपर्टी का नाम लिखना होता है। देन अगेन एक कोलन लगाते हैं, देन उसकी वैल्यू, कितनी वैल्यूज़ देना है या जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमने कलर लिया तो कलर की वैल्यू होती है ब्लू। अगर हम लोग यहाँ पर फॉन्ट साइज़ बताना है कि हम लोग किसी चीज़ का साइज़ डिफाइन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो नंबर्स में डिफाइन होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में px दिया है, मीन्स पिक्सल। सपोज हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर्स मीटर्स में नापते हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर फॉन्ट के साइज़ को पिक्सल्स में मेज़र करते हैं। जैसे पानी को हम लोग या वाटर को, लिक्विड फॉर्म को हम लोग हमेशा लीटर्स में मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में। उसी तरीके से यहाँ पर फॉन्ट के साइज़ के लिए हमारे पास पिक्सल्स होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग कलर से अपनी प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक डिव ले लूँगा। डिव के बारे में मैंने आपको बताया था, बेसिकली एक कंटेनर होता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग अपने किसी एलिमेंट को रैप कर सकते हैं। तो एक मैं डिव ले लेता हूँ, ये रहा मेरा डिव। ओके, इस कलर से भी पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, आईडी और क्लास क्या होता है। ओके, तो आईडी के बारे में पहले मैं बताता हूँ। आईडी बेसिकली क्या होता है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी। सपोज आप लोग एक स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में, तो आप सभी को एक आईडी कार्ड दी होगी। वो आईडी कार्ड क्या करता है, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बताती है कि आपका कास्ट ये है, आपका नेम ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है, या आपका रोल नंबर वो यूनिक दे देती है। कोई ना कोई एक ऐसी यूनिक चीज़ जो कि आपको बाकियों से अलग करती है, उसे बोलते हैं आईडी। तो सपोज यहाँ पर मेरे पास ये भी डिव है, ठीक है, और ये भी डिव है। मैं इन दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करूँ या इन दोनों को कैसे बताऊँ कि ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है। तो हमको क्या करना पड़ता है, एक आईडी डिक्लेयर करनी पड़ती है। सपोज अगर मैंने यहाँ पर आईडी नहीं दी है, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने नई आईडी दी है, नई क्लास दी है। इसको हटाते हैं। इन एग्जांपल्स को भी हम लोग इंटरनल इनलाइन देख चुके हैं क्या होता है। सीधा इस पे चलते हैं। सपोज मुझे अपने इस वाले डिव को थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है, ठीक है, इस वाले डिव का डिज़ाइन चेंज करना है। जैसे इसमें मेरे पास लिखा है div 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है div 2, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर दो डिव है। मैं div 1 का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने CSS में जाऊँगा, डायरेक्ट लिखूँगा डिव, अपने एलिमेंट का नाम मैंने लिख दिया डिव, और यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड कलर। ले लेते हम लोग, क्या ले लें, ब्राउन, या ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसको मैं लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को आउटपुट दिख जाए। तो ये देखिए, मैंने अपने बस div 1 का बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, बट यहाँ पर मेरे div 1 का तो बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, यहाँ पर div 2 का भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है कि div 2 का भी हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, इन दोनों डिव को एक बॉर्डर देता हूँ। अभी मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं मैं बता दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये div 1 अलग है, ये div 2 अलग है। यहाँ पर ये लाइन से हमको पता चला कि यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस था। ये एक काम मैं करता हूँ, मार्जिन भी ले लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे मैं।
ये देखिए, ये मेरा div 1 अलग है, div 2 अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये दोनों div का हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे रहा है, बट मैं क्या चाहता था कि बस मेरे div 1 का बैकग्राउंड कलर चेंज हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों ही मेरे div का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है। तो इन दिक्कत से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने आईडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आईडी यूज़ कर ली और इस आईडी का हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। और हमें ये बात नॉर्मल सा पता ही है, एक कॉमन सी चीज़ है कि हर एक इंसान की एक यूनिक सिंगल ही आईडी होती है, ठीक है। एक इंसान का 2 से ज़्यादा रोल नंबर नहीं होगा। अगर आप किसी क्लास में कॉलेज में, तो आपको बस एक ही रोल नंबर दिया गया होगा, एक से ज़्यादा रोल नंबर नहीं दिया गया होगा, ठीक है। उसी तरीके से हमने, चलिए इसको एक आईडी देते हैं। आईडी हम लोग किसी भी नाम की दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इजी रखने के लिए या थोड़ा समझने के लिए मैंने इसका आईडी दे दिया div 1, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। आईडी को हम लोग हमेशा पकड़ते हैं हैश से, ठीक है। हैश मीन्स आईडी। मैंने यहाँ पे हैश लिखा और अपने आईडी की वैल्यू लिखनी पड़ती है। हमारी आईडी की वैल्यू क्या है इस समय, div 1। ये देखिए, ये रहा मेरा आईडी, उसकी वैल्यू है div 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा हैश मीन्स आईडी और आईडी की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसके ऊपर जैसे ही मैं होवर करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, एक एलिमेंट है जिसकी आईडी है div 1। बाकी ये CSS में क्या काम करेगा कि इस पूरे HTML में से एक ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा जिसकी आईडी की वैल्यू क्या है, div 1। यहाँ पर होवर करते ही मुझे दिख जा रहा है, एक ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा जिसकी आईडी की वैल्यू क्या है, div 1, ठीक है। उसके ऊपर ये मेरा CSS अप्लाई करेगा। तो अभी देखते हैं, अभी तो दोनों में से किसी के पास भी कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ एक्वा। तो ये देखिए, ये जो मेरा div 1 है, बस उसी का मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो आईडी का ये यूज़ होता है, एक आईडी से हम लोग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक और div ले लेता हूँ, div 3। अब सपोज मुझे div 1 और div 2 का कलर चेंज करना है और div 3 का कलर नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो सिंपल से आप बोलेंगे कि इसको भी एक आईडी दे दो, div 2, और इस कोड को कॉपी कर दो और यहाँ पर लिखो div 2। आराम से बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। div 1 का भी हो गया, div 2 का भी हो गया, div 3 खाली रह गया। बट हो तो क्या हमारा काम, बट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारा कोड जो है वो रिपीट हो रहा है। ये देखिए, यही सेम कोड हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ऊपर भी बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है, नीचे भी वही दिया है, कोई चेंजेस नहीं था। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसको भी मैंने यहाँ पर आईडी दे के रखी है, यहाँ पर दे के रखी है। चलिए खैर, आईडी दे दिया वो तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है हमको इसके अंदर कुछ और भी प्रॉपर्टी ऐड करनी हो। बट यहाँ CSS की फाइल में मुझे सेम चेंजेस ही अप्लाई करने के लिए एक 3 लाइन का नया कोड लिखना पड़ गया, ठीक है ना। हो सकता है ये 10-12 लाइन का हो और भी ज़्यादा, मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा ही लंबा हमारा कोड होता है, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास मतलब सपोज एक क्लास में हम लोग 5th क्लास के, सपोज हम लोग के स्कूल में क्या होते हैं, अलग अलग क्लासेस होते हैं ना, 1st क्लास, 2nd, 4th, 5th, 6th। फर्स्ट क्लास में बस 1st क्लास के ही बच्चे होते हैं। बाकी 1st क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। 6th क्लास में 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो हम लोग उन्हीं बच्चों को 5th क्लास में बैठाते हैं जो कि जिनको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बाकी जिन बच्चों को सेम नॉलेज चाहिए, ठीक है, उनको हम लोग एक क्लास में रखते हैं। जिन बच्चों को अलग नॉलेज चाहिए उनको हम लोग दूसरी क्लास में रखते हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बीकॉम की नॉलेज चाहिए, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उन्हें बीकॉम वाली क्लास में बिठाएंगे। जिन बच्चों को बीटेक की नॉलेज चाहिए हम उन्हें बीटेक की क्लास में बिठाएंगे, ठीक है। मतलब कि हम लोग अपनी क्लास के अंदर सेम बच्चों को रखते हैं जिनको सेम नॉलेज चाहिए होती है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपना क्लास का नाम लेता हूँ BG Aqua। मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी BG Aqua, ठीक है। मतलब कि मैंने क्लास बना दिया BG Aqua। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्लास में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले तो मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। कॉपी पेस्ट, और इन दोनों को भी मैं कट कर देता हूँ। सपोज
यहाँ पर डॉट मतलब होता है क्लास, जैसे कि हमारे पास हैश मतलब होता है आईडी, उसी तरीके से हमारे पास डॉट होता है क्लास। तो ये देखिए एक ऐसा एलिमेंट जिसकी क्लास की वैल्यू है बीजी एक्वा, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बना दी है जिसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्लास जिसके पास भी होगी उन बच्चों को क्या मिल जाएगा, या उन एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर में क्या मिल जाएगा, एक्वा। क्लियर? मतलब कि हम लोग यहाँ पे बस एक क्लास बना रहे हैं, वो क्लास क्या काम करता है, जिस भी एलिमेंट में ये क्लास लगी होगी उन एलिमेंट्स को ये बैकग्राउंड कलर दे देगा एक्वा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, अब इनमें से कौन से एलिमेंट है या कितने एलिमेंट है जिनको बैकग्राउंड कलर चाहिए था एक्वा। div 1 को चाहिए था, div 2 को चाहिए था, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सेम क्लास में डाल देंगे। इसको कॉपी कर दिया, इसको कॉपी कर दिया, दोनों के पास सेम क्लास आ गई। अब दोनों पे वो CSS अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए दोनों पे CSS अप्लाई हो गई, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि हम लोग क्लास में तो उन्हीं बच्चों को बैठाते हैं ना जिनको सेम नॉलेज चाहिए होती है, उसी तरीके से हमने अपनी क्लास में सेम एलिमेंट्स को बिठा दिया जिनको कि सेम चेंजेस चाहिए थे या सेम डिज़ाइन चाहिए थे। तो div 1 और div 2 को सेम चेंजेस चाहिए थे, इसलिए हमने क्या कर दिया, उनको क्लास दे दिया कि तुम एक्वा वाली क्लास में चले जाओ, बीजी एक्वा में। वो तुमको क्या कर देगा, बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देगा, ठीक है। अगर मुझे div 3 में भी चाहिए होता तो मैं क्या करता, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। देखिए मेरे तीनों div में बैकग्राउंड कलर एक्वा आ गया, तो इजी हो गया ना। अब बस मेरे पास यहाँ पर 3 लाइन का कोड है और यहाँ पे मेरे पास तीनों div में आ गया आउटपुट। अगर यहाँ पे मेरे पास 4-5 हो जाए, बस मुझे क्लास ही ऐड करना पड़ता। देखिए यहाँ पे मैं कितना ज़्यादा कोड बच गया, वरना मुझे क्या करना पड़ता, आईडी के साथ एक बनाना पड़ता। एकदम बेकार में हम ये मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग अब देखते हैं कि कलर्स क्या क्या होते हैं। हम लोग का टॉपिक था कलर्स, ओके। तो मैं ज़्यादा इसके अंदर अभी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है और जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। हम लोग जैसे जैसे एडवांस लेवल पर जाएंगे मैं कलर्स के लेवल भी एडवांस कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, हमने एक आईडी दे के रखी है, क्लास दे के रखी है, किसी से भी पकड़ लेते हैं। तो अभी आईडी से ही पकड़ते हैं क्योंकि एक ही एलिमेंट ही है। यहाँ पर हैश देना पड़ेगा क्योंकि वो मैंने आईडी दे के रखी है। तो बैकग्राउंड कलर, सपोज मुझे अपने div को बैकग्राउंड कलर ही देना है, तो क्या हो गया, मैंने प्रॉपर्टी अपनी यूज़ कर ली बैकग्राउंड कलर, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी, ठीक है। और मैं इसको हटा देता हूँ, इस div 1 को मैं ब्लैंक ही रखना चाहता हूँ। अब देखिए मैंने जैसे ही उसके अंदर से अपना कंटेंट हटाया तो उसकी हाइट 0 हो गई। मतलब कि मैं एक बार दिखा देता हूँ, इंस्पेक्ट। आप अपने स्क्रीन पर राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट ऑप्शन दे जाएगा। इंस्पेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर देखिए आपका HTML का पूरा कोड यहाँ आ जाएगा। ये देखिए हमारे कोड में क्या है, ये रखा है ना, ये div 1, एक div बना जिसकी आईडी है मेरी div 1, तो वो हमें यहाँ भी मिल रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना तो नीचे मेरे पास वो आ गया एक इसकी CSS की प्रॉपर्टी। आई थिंक आप में कुछ ऐसा दिखा रहा होगा ये इस तरीके से, तो भी चलेगा। आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करिएगा एंड अपना डायरेक्शन चेंज कर लीजिएगा जहाँ भी आप इसको रखना चाहें, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसके ऊपर जो भी CSS अभी तक लगी हुई है वो सब मुझे यहाँ पर दिख गया, ठीक है। मैं अगर लाइव कोई भी चेंजेस देखना चाहता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पर एलिमेंट पर क्लिक करूँगा और अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर दूँगा। जैसे कि मैं इसका हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, अभी मेरे div में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं है, इसकी वजह से उसकी हाइट 0 हो गई है। और अगर किसी चीज़ की हाइट 0 है तो वो हमें कैसे दिखेगी, ये देखिए आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा 458.4, ये उसकी विड्थ हो गई, ठीक है, इंटू 0, मतलब कि उसका कोई कंटेंट ही नहीं, तो उसने हाइट क्या कर दी, 0 कर दी है। तो चलिए हम लोग अपनी हाइट प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं, उसको कोई हाइट दे देते हैं। तो मैं उसको 300 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको हाइट दे दिया और ये देखिए यहाँ पर मैं लाइव अपने चेंजेस को अप्लाई कर सकता हूँ। 200 पिक्सल आई थिंक इनफ होगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इन चेंजेस को वहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अभी तो हम लोग को अपने CSS में भी इन सबको ऐड करके देखना है। तो आपको हाइट की भी प्रॉपर्टी यूज़ करना आ गया, बस आपने हाइट दे दिया, हाइट लिखा एंड अपना बता दें कि आपको कितना हाइट चाहिए, ठीक है।
ये देखिए मुझे 200 पिक्सल की एक हाइट मिल गई। आप इसे परसेंटेज में भी दे सकते हैं। हाइट आपने दे दिया परसेंटेज में, 200% की आपने हाइट दे दी। बट परसेंटेज क्या होता है, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग वो हाइट लेगा, कितना परसेंट आपके पास जितना ज़्यादा कंटेंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो हाइट लेगा। एक बार देख लेते हैं इसको। लॉरेम, ठीक है, मैंने कुछ कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने हाइट कितना देके रखा है अभी 200%। मैं काम करता हूँ इसको 50% कर देता हूँ। %50 एंड इंस्पेक्ट। इसके ऊपर क्लिक किया, हाइट, ठीक है। तो ये हमारा इंस्पेक्ट, आई थिंक एक बार इस पर देख लेते हैं। इसमें ये हमारा परसेंटेज की प्रॉपर्टी रीड नहीं कर रहा, क्या है ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं। CSS हाइट प्रॉपर्टी विद परसेंटेज। अच्छा कि यहाँ पर हमारा ये एरर भी आया ताकि हमको पता चले कि एड्स हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। लाइक अभी मेरा एक यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं काम कर रहा है, तो मैं इसे पता कैसे करूँ कि इसे रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आप पिक्सल्स के थ्रू अपने हाइट को स्पेसिफिक कर सकते हैं। बट आप अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 100% कंटेंट ही लेता है। मैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो परसेंटेज में अगर आप हाइट देना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिक 100% यहाँ पे ले रहा होगा हाइट। ये इसको 50% नहीं रीड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0% भी लिख दूँ तो ये उसे रीड नहीं करेगा। ये उसको क्या कर रहा है, रीड। ये हमारे जो कंटेंट है उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% ही रीड कर रहा होगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास और तरीके की हाइट्स होती हैं। जैसे कि मेरा हाइट में भी परसेंटेज नहीं काम कर रहा है। अभी मैं आपको थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा, वो उसमें काम करेगा, ठीक है। अभी हमने देखा पिक्सल क्या है, पिक्सल हमारा डिव में काम कर रहा है, ठीक है। परसेंटेज अभी नहीं कर रहा है, इसका भी हम लोग यूज़ केस देखेंगे। एक होता है हमारे पास VH, ठीक है। हमने अपने हाइट डिफाइन कर दी कि हमारा जो कंटेंट है उसकी हाइट कितनी होगी। अब मैंने यहाँ पर 0 VH लिख दिया था। एक काम करते हैं, इसको 100 VH कर देते हैं। ओके, 100 VH, रिफ्रेश। तो ये देखिए 100 VH मतलब क्या होता है, आपके जो ब्राउज़र की जितनी भी हाइट है ना, ये उसको ले लेता है पूरा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेरे पास जो मार्जिन आ रहा है उसको हटा देता हूँ। जब मैं आपको मार्जिन और पैडिंग बताऊंगा तो फिर मैं बता दूंगा कि मैंने कोड क्यों लिखा है। ये आपको बेसिकली हमेशा लिखना पड़ेगा। ये 3 जो कोड है आपको हमेशा ये लिखना ही पड़ेगा। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स एंड ये परफेक्ट फिट हो गया। तो ये देखिए, ये जो मेरा कंटेंट है, ये जो मेरा डिव है div1, उसने हाइट कितनी ले ली, 0 से लेकर के 100% तक का। मतलब कि मेरे जो ब्राउज़र की जितनी भी हाइट होगी ये उतना ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। जितनी भी मेरी स्क्रीन में हाइट दिख रही होगी, आपकी भी स्क्रीन की जितनी हाइट होगी ये उतना ले लेगा। डजेंट मैटर कि आपका स्क्रीन छोटा या बड़ा है, ये ऑटोमेटिक हाइट अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। VH का मतलब यही होता है, व्यू पोर्ट हाइट। ओके, पिक्सल्स में तो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि आपके कितने पिक्सल की हाइट होगी। परसेंटेज बेसिकली ये हमारा इमेजेस में यूज़ आएगा, ये हमारा डिव में तो नहीं यूज़ आ रहा है। ये आई थिंक इमेजेस में यूज़ आएगा। जब भी मैं इमेजेस अभी लगाऊंगा तब उसमें मैं आपको परसेंटेज का एग्जांपल दिखा दूंगा, ठीक है। तो भी मैं कंटेंट इसमें से हटाता हूँ और मैं इसको ब्लैंक ही रखना चाहता था बेसिकली। और इसका विद हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं। जैसे कि हम लोग अपने हाइट को डिफाइन कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग अपने विद को भी डिफाइन कर सकते हैं। पिक्सल्स और सब कुछ सेम रहता है, बस हम लोग विद में क्या करते हैं, VH की जगह VW लिख देते हैं, व्यू पोर्ट विद, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ सेम रहता है।
ठीक है, ये रहा मेरा एक डिव जिसका बैकग्राउंड कलर ये है। अभी हमने बैकग्राउंड कलर कैसे लिखा है, नाम लिख के लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर मैं यहाँ पर रेड लिख दूँ तो मुझे रेड कलर का मिल जाएगा। ये रहा रेड कलर का। मैं इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइन दे देता हूँ। इस डिज़ाइन के बारे में मैं थोड़ा सा भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा क्या है, क्या कर रहा हूँ मैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर, मिनिमम हाइट 100 VH। ठीक है, जरा ये सेंटर में आ गया। एक डिव और लेता हूँ मैं, इसको वैल्यू देता हूँ div2। ठीक है, अब मैं अपने div2 को डिज़ाइन करता हूँ। अभी आपको बस इसी पे, इस लाइन पे ही फोकस करना है। ऊपर क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी आपको उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ, उसके चक्कर में मैंने वो कोड लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब जरा मैं यहाँ पर div2 को अपने ले लेता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ स्टार्टिंग से। div2, यहाँ पर मैं इसको ये दोनों को सेम प्रॉपर्टी दूंगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हाइट और विड्थ मैं हमेशा सेम रखना चाहता हूँ, तो हम लोग क्लास का अपने यूज़ कर लेते हैं। इस क्लास का नाम चेंज कर देते हैं, मीन्स इस नाम की तो कोई क्लास ही नहीं है और ना ही हमको यूज़ करनी है। तो मैं लिख देता हूँ W100, ये मैंने क्लास दे दिया। मैं कि इस क्लास से मैं ये डिफाइन करना चाहता हूँ कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसकी विड्थ होगी 100 पिक्सल्स। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बस मुझे ये नाम थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कि मुझे इतना पता चला कि हाँ, जिसके पास भी ये प्रॉपर्टी होगी उसको हाइट और विड्थ इतनी मिल जाएगी 100 पिक्सल की। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास दोनों डिवार हैं और दोनों का हाइट भी सेम है, विड्थ भी सेम है, दोनों थोड़े से चिपके हुए हैं। एक प्रॉपर्टी मार्जिन अभी मैं ले रहा हूँ 5 पिक्सल की। ठीक है, अब देखिए इसमें अब कलर का थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर रहा हूँ मैं। हम लोगों ने नॉर्मल तो कलर लिखना सीख लिया, लाइक मैंने डायरेक्ट रेड लिख दिया तो फिर मेरे पास कलर आ गया। अब हम लोगों के पास एक होता है कलर RGB। ठीक है, जिसमें कि पहला कलर होता है हमारा रेड, दूसरा होता है ग्रीन, तीसरा होता है ब्लू। ओके, इसमें बेसिकली हमको नंबर्स बताने होते हैं, नंबर लिखना पड़ता है। हम इसमें नंबर 0 से लेकर के 255 तक का लिख सकते हैं। तो सपोज़ मैं इसको दे देता हूँ 255, 255, 255। ये वाइट कलर का कोड होता है। ठीक है, ये वाइट कलर का था इसलिए पता नहीं चला है। अगर मैं तीनों में 0 लिख दूँ, यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया और यहाँ पर 0 लिख दिया, तो ये ब्लैक कलर क्रिएट करेगा। तो ये देखिए मेरे पास एक डिव आ गया जिसका कलर है ब्लैक। ठीक है, तो आपको RGB कोड आराम से गूगल पर मिल जाएगा। आप लिख दीजिएगा रेड कलर RGB कोड। यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ रेड कलर RGB कोड 25500, ये है। चलिए अप्लाई भी कर लेते हैं। ये आपको आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगा जब आप अपने लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ, तब आपको ये RGB काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपको वो कुछ रैंडम नंबर देगा जिसकी मदद से आपके ये डायनेमिक कलर क्रिएट होंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा RGB कलर से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ना, 255, 200। मैंने रैंडम नंबर लिखा, यहाँ पर मेरे पास एक कलर जनरेट हो गया। ठीक है, तीसरा हम लोग किस तरीके से कलर जनरेट कर सकते हैं, RGB है। एक और डिव बनाता हूँ मैं, div3। अब देखिए हमारे पास अगली प्रॉपर्टी होती है RGBA। ठीक है, RGBA में हमको क्या बताना पड़ता है, पहले RGB का फुल फॉर्म समझते हैं ना। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू। ठीक है, इसमें भी सेम है, रेड ग्रीन ब्लू। A मीन्स अल्फ़ा मीन्स ओपेसिटी, मतलब कि आपका ये जो बैकग्राउंड कलर है इसमें आप कितना ट्रांसपेरेंसी देखना चाहते हैं वो हम लोग बताते हैं इसमें।
ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब हम अपने स्क्रीन के आर पार देख सकते हैं या नहीं, ओके, इसका मतलब वो होता है। तो एक काम करते हैं, RGBA, देखिए आपको पता चला कि मैंने यहाँ पर RGB लिखा था तो मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू दिया है, और यहाँ पर मैंने RGBA लिखा है तो मुझे जाहिर सी बात है 4 वैल्यू देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कॉमा लिखा और इसको मैं 155 करता हूँ, देखते हैं। ओके, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। और जो ए की वैल्यू होती है ना, 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच में क्या आती है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6 से लेकर के 1 तक का, ठीक है। मेरे पास इसमें क्या आ रहा है? रेड, ठीक है। अच्छा, ये भी जनरेट हो गया था, ओके। तो आप देख रहे हैं कि मुझे मेरा तीसरा डेव नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने जो ओपेसिटी है वो 0 रख दिया। मैंने बोलते कि 100% ट्रांसपेरेंट कर दो, उसके पूरा आर पार दिखे, ठीक है। 0 में हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं यहाँ पर 0.1 रख देता हूँ, तो ये देखिए हल्का सा मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कुछ। अब मैं अपने स्क्रीन के आर पार भी देख पा रहा हूँ इस समय। 0.7 रखते हैं, तो ये देखिए अब मुझे हल्का फुल्का ये काफ़ी फीका कलर लग रहा है। मैं इसके पीछे का जो भी कोड है उसको आराम से रीड कर सकता हूँ, ओके। इसका कोई यूज़ केस, पोर्टफोलियो वास्तु, ओके, पोर्टफोलियो वो सब बंद हो गए होंगे हिरोकू के, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देता। खैर कोई बात नहीं, इसका मैं आपको यूज़ केस बाद में समझा दूंगा। बट हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए काम आता है। मतलब कि मैं अपने टेक्स्ट के ट्रांसपेरेंट अंदर बाहर भी देख सकता हूँ। हेलो, ठीक है, हेलो तो हम लोग सब पे भी लिख सकते थे, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। यह काम, इसका मैं एक एग्जांपल देता ही हूँ। इसको हटाया और मैं अपने बॉडी को एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में ब्लू दे देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये रहा मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। और इसको मैं ब्लैक कलर में कुछ लिखता हूँ, 0.7, ठीक है। आप जानते हैं ब्लैक कलर अगर मैं नॉर्मल लिखूँ, इसको 1 कर देता हूँ, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट ना हो, तो ब्लैक कलर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता हूँ कि मुझे पीछे का ब्लू कलर भी हल्का फुल्का दिखे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 0.3 लिख देते हैं। तो ये देखिए अब मुझे ब्लैक कलर तो दिख रहा है, बट ब्लैक कलर के पीछे का जो ब्लू कलर है ना, वो भी इसमें मुझे दिख रहा है, ओके। इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट रीड करना होता है। जैसे कि मेरे किसी वेबसाइट में ही हो तो मैं दिखाऊं। सपोज ये जो लड़का है, इसके चेहरे पर अगर मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना होता तो भी हम लोग को वो दिख जाता। मीन्स अपने इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट रीड कराना, वैसा कुछ। तो इमेज में तो खैर अभी इतना ही है, आई मीन कलर्स में। इस कलर्स वाली प्रॉपर्टी को अभी मैं कमेंट करता हूँ। एक्चुअली मैं इन तीनों को जस्ट कमेंट करता हूँ ना, इसी के अंदर मैं बाकी प्रॉपर्टीज़ भी बताऊँगा आपको। देखते हैं अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया। ओके, आपको लोगों को बैकग्राउंड कलर और कलर में बस एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ, अदरवाइज़ वो दोनों सेम है। सपोज़ यहाँ पर मैंने कलर लिख दिया, कलर एक्वा को ही लेके चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पर अपना कलर एक्वा लिख दिया, इस बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं रहा अब, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ भी नहीं पड़ रहा है। कलर जो इफेक्ट करता है वो किस पे करता है? हमारे टेक्स्ट पर। अगर हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। ये मतलब कि हमारे फॉन्ट के कलर्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मेरे पास हेलो डेफ 3 बार लिख के आ रहा है, बट तीनों का फॉन्ट कलर चेंज हुआ है। फॉन्ट कलर को हम लोग क्या कहते हैं CSS में? कलर्स या कलर, ओके।
अब बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने देख लिया, अब बैकग्राउंड इमेज देखते हैं। ओके, तो इसको हटाया। बैकग्राउंड इमेज में मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा या ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमने अपना इमेज टैग पढ़ा था CSS अपने HTML में, उसी तरीके से हमारे पास एक यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर हमको URL डालना पड़ता है। जैसे HTML में तो हम लोग अपने SRC के अंदर URL डाल देते, बट यहाँ पर हमें URL लिखना होता है, एक प्रॉपर्टी या एक मेथड बोल सकते हैं। जिस भी वेरिएबल के आगे पैरेंथेसिस लगा है उसे हम लोग बोलते हैं मेथड, ठीक है। तो हम लोग को एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ती है बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद हम लोग को एक मेथड यूज़ करना पड़ता है URL। उसके अंदर बस हम लोग को अपना URL पास करना होता है कि हमें कौन सा इमेज चाहिए। तो सपोज़ मैं यहाँ पर ये कोई इमेज है, या मैं गूगल से ही कोई इमेज ले आता हूँ कि रितु वॉलपेपर, यहाँ से मैं कोई इमेज उठा लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। इन तीनों में ही मैं सेम इमेज को पेस्ट कर दे रहा हूँ। अभी देखिए मैंने इनके अंदर अपना इमेज पेस्ट कर दिया, इमेज के URL, और ये देखिए इसके अंदर मेरा बैकग्राउंड इमेज आ रहा है। इमेज का साइज़ मेरा थोड़ा बड़ा है, इसकी वजह से ये सही से रीड नहीं कर पा रहा या सही से दिखा नहीं पा रहा है। तो ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ी सी चेंजेस और करते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने जो बैकग्राउंड इमेज का जो साइज़ है उसको एग्जैक्ट अपनी स्क्रीन पे लेके आना है, मैं कि जितना मेरे पास मेरे डिव का हाइट और विड्थ है उसी में बस सेट कराना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बैकग्राउंड साइज़ मतलब कि जो भी हमारा इमेज होता है बैकग्राउंड का उसका साइज़ कितना होगा, उसका साइज़ हम लोगों ने कर दिया कवर। क्या इसे मुझे तीनों जगह पर लिखना था। तो ये देखिए जो मेरा इमेज था अब इन तीनों डिव में आ गया। बैकग्राउंड साइज़ का मतलब क्या होता है, जो हमारा बैकग्राउंड में इमेज है या जो भी हम लोगों ने कलर क्रिएट किया होगा अपने बैकग्राउंड में उसका हम लोग साइज़ बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया मेरा जो बैकग्राउंड का साइज़ है वो क्या करे, जितना भी मेरा जो डिव है हाइट और विड्थ उसको कवर कर ले, ठीक है। हमारे पास बस 3 ही प्रॉपर्टी होती हैं, मैं दिखाता हूँ। पहला होता है ऑटो, दूसरा होता है कंटेन, तीसरा होता है कवर। कवर तो मैंने बता दिया कि तुम जितनी भी मेरे पास अवेलेबल हाइट और विड्थ है उनको कवर कर लो, कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है कंटेन। कंटेन मतलब कि कंटेन ये बोलता है कि आप मेरे जो डिव है, सपोज ये मेरा डिव तो अभी 100 पिक्सल का है, ये हो सकता है कभी 1000 पिक्सल का भी हो। और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग यहीं पर एक क्या करता हूँ मैं, इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ इसको मैं 1000 या 3000 पिक्सल्स का, ठीक है। जो मेरा उसका साइज़ है थर्ड वाले डिव का वो 3000 पिक्सल का है। ये जो डिव 3, मैं यहाँ पर डिव 3 भी लिख देता हूँ। ये देखिए ये जो मेरा डिव 3 है इसका साइज़ क्या है 3000 पिक्सल। तो ये आगे जाते जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, जो मेरा इमेज का साइज़ था वो बस यहाँ से लेकर के यहीं तक था, आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, बस इतना था। बट बाकी की जो मेरी स्क्रीन बच गई है ना वो ऑटोमेटिक फिर से मेरे उसी इमेज को रिपीट करते जा रही है। तो कंटेन का काम ये होता है कि आप मेरे पिक्सल्स को फाड़िए मत, मैं कि आप मुझे HD क्वालिटी में मेरी इमेज दीजिए, भले ही मेरा इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। तो मैं इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड करता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि मेरा जो इमेज है वो रिपीट हो रहा है बार बार, विद मेरा ज़्यादा है और इमेज का साइज़ थोड़ा कम है, तो जगह को फिल करने के लिए ये मेरा जो है इमेज वो रिपीट कर जा रहा है। तो इमेज के रिपीट को रोकने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे नो रिपीट, मतलब कि रिपीट मत करो, सिंपल। तो मेरा विद अभी भी 3000 पिक्सल का ही है, बट अब मेरा ये रिपीट नहीं कर रहा है इमेज, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि हमारा विद कितना है तो मैं यहाँ पर एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। तो आप ये देखिए मेरा विद इतना लंबा है, ठीक है,
बट अभी भी मेरा जो ये जो इमेज है वो रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, कंटेन का काम क्या होता है, आप मेरी इमेज की जो पिक्सल्स हैं उनको फाड़िए मत, मैं कि मुझे परफेक्ट ही इमेज चाहिए, इमेज की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है नहीं करना है। और इमेज की साइज़ छोटी हो जाए तो उसे छोटी रहने दो। ठीक है, कंटेन मतलब कि वो हमें परफेक्ट साइज़ में परफेक्ट पिक्सल्स में हमारी इमेज ला के देगा। अगर उसी की जगह हम कवर लिख दें तो वो क्या काम करेगा, आपकी इमेज की पिक्सल्स को भले फाड़ देगा, मतलब ब्लर कर देगा, बट आपका जो भी साइज़ है, जितना भी आपका विड्थ है, उसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा। इसमें दिक्कत क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा नहीं, कभी कभी आपको पूरा का पूरा इमेज देखने को नहीं मिलता है, या इमेज आपकी ब्लर हो जाती है। ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। बट ये वर्क होता है हमारा कवर का। और हमने कंटेन का भी देख लिया। कंटेन का क्या है, हमारे इमेज की पिक्सल्स को मेंटेन करके चलना। ओके, मैं इसको भी हटा देता हूँ, बॉर्डर को भी। हमने बैकग्राउंड इमेज भी देख लिया क्या है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, हमने इमेज रिपीट भी देख लिया। अटैचमेंट शॉर्ट हैंड दोनों सेम है, दोनों में सेम प्रॉपर्टी लगती है। इसको मैं तब बताऊंगा जब हम लोग इसे कहीं यूज़ करेंगे। अब इसको बताने का कोई मतलब नहीं, ये हमारे लिए बस कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, इस तरीके से हम लोग अपने एलिमेंट में एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो बॉर्डर कैसे क्रिएट होगा। तो मैं अपने div 1 के अंदर ही एक बॉर्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं तीनों में ही करता हूँ, या हमने इसके अंदर ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, हम लोग एक ही div को लेकर के चलते हैं। ज़्यादा div को लेकर चलूँगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं बॉर्डर। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है उसके पास एक बॉर्डर आ जाए, ठीक है, तो हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर। उसके बाद हमको बतानी होती है कि हमारा जो बॉर्डर है उसकी विड्थ कितनी होगी। तो मैंने बोल दिया 1 पिक्सल की उसकी विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमको बताना होता है इसका स्टाइल क्या होगा, डॉटेड होगा कि सॉलिड होगा। ठीक है, अभी मैं स्टाइल के बारे में आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले हमको विड्थ बताना होता है, फिर स्टाइल बताना होता है, फिर हमको उस अपने जो बॉर्डर है उसका बैकग्राउंड कलर बताना होता है। तो मैंने बोल दिया कि ब्लैक कलर का मेरा जो है वो बॉर्डर होना चाहिए। तो ये देखिए 1 पिक्सल का इसका विड्थ है, और ये इसका स्टाइल क्या है, सॉलिड है, और बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक है। इसको मैं ब्लू कलर का भी बना सकता हूँ। ये देखिए ब्लू कलर का बन गया। अब स्टाइल को समझते हैं। स्टाइल लाइक हम अगर हम सॉलिड ना लिखें ना तो हमारे पास अलग अलग टाइप के बॉर्डर आ सकते हैं, जैसे कि डॉटेड हमारे पास बॉर्डर आ गया। इसमें डबल भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे पास डबल लाइंस आ जाती हैं। ये देखिए, तो ये होता है हमारा बॉर्डर। ठीक है, अब बॉर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि बॉर्डर बॉटम, मतलब कि मैं बस बॉटम के ही बॉर्डर को डिज़ाइन करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं अपना बोल रहा हूँ कि मेरा जो बॉर्डर है उसका ये नीचे वाला पार्ट जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, मैं इस पार्ट को बस थोड़ा सा डिज़ाइन देना चाहता हूँ। तो मैं बस बोल दे रहा हूँ कि जो मेरा बॉर्डर का बॉटम है वो 1 पिक्सल का हो, सॉलिड हो उसका स्टाइल, और बैकग्राउंड कलर हो ब्लैक। ठीक है, तो आप देखिए मेरे पास एक अंडरलाइन आ गया है, बस एक नीचे से ही मेरे पास एक बॉर्डर आ गया है। उसी तरीके से आप यहाँ पर लेफ़्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट भी यूज़ कर सकते हैं, और टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होती है। मैं काम करता हूँ चारों को लिख देता हूँ ना, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, अब आप तीनों का अगर चारों का कलर चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप और डिज़ाइन दे सकते हैं इसको। ओके, तो ये था हमारे पास बॉर्डर्स। ओके,
उसी तरीके से CSS में मार्जिन क्या होती है, अभी आपने देखा था मार्जिन क्या, अभी मैं मार्जिन प्रॉपर्टी का ही यूज़ कर रहा था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जिन और पैडिंग में आपको दोनों के दोनों टॉपिक एक साथ बताऊंगा। जैसे कि आप ये जो कंटेंट देख रहे हैं, इस कंटेंट के ऊपर ये मेरा बॉर्डर है, ठीक है। तो मतलब कि एक सिंपल सा हमारे पास रूल होता है, जो हमारे बॉर्डर के ऊपर की स्पेसिंग होती है, आप मेरे समय बस कर्सर को देखिएगा, ये जो मेरा बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर की स्पेस को हम लोग बोलते हैं मार्जिन, इस बॉर्डर के अंदर की स्पेसिंग को हम लोग बोलेंगे पैडिंग, ठीक है। तो अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मैं यहाँ से अपने इन प्रॉपर्टीज़ को अभी कमेंट करता हूँ। ये ऊपर चिपक गया है, परफेक्ट। ओके, यहाँ पे हट जाए वो, और इस प्रॉपर्टी को भी मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, अभी जो मेरा बॉर्डर ऊपर से चिपका हुआ है एकदम मेरी स्क्रीन से, ठीक है। अभी मुझे बॉर्डर के ऊपर से स्पेसिंग चाहिए, मुझे बॉर्डर के ऊपर से स्पेसिंग चाहिए। तो मैंने अभी क्या बताया था, बॉर्डर के ऊपर से अगर हमको स्पेसिंग चाहिए होता है तो हम लोग अपने मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं अभी मैसेज थोड़ी देर बाद लिख दूँगा। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मार्जिन, और मार्जिन भी मुझे कहाँ से चाहिए, टॉप से चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा मार्जिन और टॉप से मुझे कितनी चाहिए, सपोज़ 50% की मुझे मार्जिन चाहिए ऊपर से। तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। अब इस समय मुझे एक बॉर्डर चाहिए होगा, अगर बॉर्डर ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, खैर पहले मैं अपने उस टॉपिक को बता दूँ, वरना आप ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए, मुझे ऊपर से क्या मिल गया, 50 पिक्सल की मार्जिन मिल गई मुझे, मतलब कि बॉर्डर के ऊपर से 50% की स्पेसिंग मिल गई, ठीक है। ये होता है हमारा मार्जिन। मार्जिन का सिंपल से ये मतलब होता है कि आपका जो भी बॉर्डर है, आपका जो भी एलिमेंट है, उसके ऊपर से आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए, आपके बॉर्डर के बाहर से कितनी स्पेसिंग चाहिए। उसी तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, ठीक है। या पैडिंग से भी पहले मार्जिन हम लोग टॉप से भी दे सकते हैं, बॉटम से भी दे सकते हैं। ओके, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। हम लोग हर डायरेक्शन से अपने मार्जिन को दे सकते हैं, ओके। उसी तरीके से हमारे पास एक सिंपल सा शॉर्टकट होता है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ मार्जिन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ 5 पिक्सल, इनको कमेंट करता हूँ, मैंने लिख दिया मार्जिन 5 पिक्सल। अब ये क्या करेगा, 5 पिक्सल से हर डायरेक्शन से इसने 5 पिक्सल की मार्जिन ले ली, 5 पिक्सल की स्पेसिंग ले ली, ठीक है। शॉर्ट हैंड इसी को ही बोलते हैं। आपने 2 बार यहाँ पर शॉर्ट हैंड देखा था, बैकग्राउंड कलर में भी एक शॉर्ट हैंड देखा था, बॉर्डर में भी एक शॉर्ट हैंड देखा था, ठीक है। और ये रूल मेरा बॉर्डर में भी अप्लाई होता है, मार्जिन में भी अप्लाई होगा, पैडिंग में भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि अगर मैंने यहाँ पर जस्ट 5 पिक्सल लिख दिया है, तो मैंने मार्जिन ये बोलता है कि हर डायरेक्शन से 5 पिक्सल की तुम स्पेसिंग ले लो, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बोलते हैं 5 पिक्सल और 10 पिक्सल, तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है टॉप के लिए, टॉप और बॉटम के लिए। दूसरा प्रॉपर्टी होता है वो हमारा लेफ़्ट और राइट के लिए, ठीक है। तो आप देखिए, मुझे टॉप से बस 5 पिक्सल की स्पेसिंग मिली है, और लेफ़्ट से राइट से तो हम लोग को पता नहीं चलेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है हमारे पास। टॉप से और बॉटम से हमको 5 पिक्सल की स्पेसिंग मिली है, एंड लेफ्ट से एंड राइट से हम लोग को 10 पिक्सल की स्पेसिंग मिली हुई है, ठीक है। या एक काम करते हैं, हम लोग एक डिव ले लेते हैं और उसके अंदर इसको बंद कर लेते हैं। इसको एक आईडी देते हैं कंटेनर। सब कुछ विजुअल अगर हम लोग को दिखे तो वो ज़्यादा बेटर होता है।
मैंने यहाँ लिख दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक ही होता है, इसलिए मैं बार बार ब्लैक नहीं लिखता हूँ। और ठीक है, इसकी विड्थ 100% है, तो मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करता हूँ। ओके, यहाँ पे स्पैन टैग ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा समझाने के लिए। नहीं, स्पैन नहीं काम करेगा इस समय। इसकी विड्थ को मैं फिट कंटेंट करता हूँ, बेटर है। और अब यहाँ से मैं मार्जिन हटा देता हूँ। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं। और इसका मैं बैकग्राउंड बॉर्डर का कलर कर देता हूँ रेड, ताकि हम लोग को डिफरेंस पता चल जाए। तो ये देखिए, ये जो मेरा कंटेनर है उसके अंदर एक डिव है, ठीक है। तो मेरा जो डिव है ना, वो बिल्कुल मेरे बॉर्डर से चिपका हुआ है, वो जो अपने पेरेंट एलिमेंट है उससे एकदम चिपका हुआ है। तो मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया कि मुझे टॉप से और बॉटम से 5-5 पिक्सल की स्पेसिंग चाहिए, और लेफ्ट और राइट से 10-10 पिक्सल की स्पेसिंग चाहिए। तो ये देखिए, मुझे टॉप से और बॉटम से 5 पिक्सल की स्पेसिंग मिल रही है, लेफ्ट से और राइट से 10-10 पिक्सल की स्पेसिंग मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपना मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं, या पैडिंग डिफाइन कर सकते हैं, या बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, या थोड़ा सा इसका एक और तरीका होता है, जिसमें कि हम लोग चारों डायरेक्शन को एक साथ डिफाइन करते हैं। पहला होता है टॉप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहले होता है हमारे पास टॉप, देन राइट, देन बॉटम। एक्चुअली ये क्लॉकवाइज काम करता है। देन उसके बाद आता है लेफ्ट, ठीक है। मैं इसको इसके आगे ही लिख देता हूँ। तो हमने टॉप को डिफाइन कर दिया। टॉप मैंने बोल दिया 5 पिक्सल का रहेगा, राइट 10 पिक्सल का रहेगा, ठीक है। बॉटम मेरा 15 पिक्सल का रहेगा, एंड लेफ्ट मेरा 20 पिक्सल का रहेगा। तो ये देखिए, मुझे टॉप से 5 पिक्सल मिल रहा है, देन राइट से 10 पिक्सल, बॉटम से 15 पिक्सल, एंड लेफ्ट से 20 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपना मार्जिन दे सकते हैं, ओके। सेम चीज़ें हमारी, देखिए मैंने बॉर्डर आपको बताया था ना, हम लोग बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉटम राइट, की बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग अपने बॉर्डर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मार्जिन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा होता है। अब एक काम करते हैं, हम लोग अपने पैडिंग की तरफ चलते हैं। पैडिंग क्या होता है, 5 पिक्सल पहले मैं यहाँ पर रख देता हूँ। पैडिंग मतलब कि बॉर्डर के अंदर से हमको कितनी स्पेसिंग मिल रही है। अभी मैं ज़रा पैडिंग को हटा देता हूँ, और पैडिंग में आपको लाइव दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, इसमें मैं लिखता हूँ पैडिंग, ठीक है। पैडिंग मैंने जस्ट लिख दिया, मतलब कि चारों डायरेक्शन से अपने को मिलेगा। मैंने लिख दिया 10 पिक्सल की पैडिंग। तो आप देख रहे हैं, बॉर्डर के अंदर से मुझे चारों डायरेक्शन से स्पेसिंग मिल गई, ठीक है। लेफ्ट से भी, राइट से भी, बॉटम से भी। अगर मैं इसी की जगह लिख दूँ पैडिंग टॉप, तो मुझे बस टॉप से ही स्पेसिंग मिली। ये देखिए, मैं टॉप से वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, टॉप से मिलती जा रही है मुझे स्पेसिंग। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पैडिंग लेफ्ट, तो मुझे बस लेफ्ट से स्पेसिंग इसमें मिला। ये देखिए, और राइट की तरफ भाग रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पैडिंग राइट, ठीक है, मुझे मेरी स्पेस ये और ज़्यादा खाते जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग राइट से ले सकते हैं। और बॉटम से क्या लें, बॉटम से हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा स्पेस है। तो ये पैडिंग हमारा बॉटम से भी काम में आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपना पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ पैडिंग। ये हमारा पैडिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
ये हमारा मार्जिन का कॉन्सेप्ट था। और ये हमारा बॉर्डर का कॉन्सेप्ट था। आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो आप इन चीज़ों को खुद से अप्लाई करिएगा। खुद से एक बार टेस्ट करेंगे ना तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मैंने सब कुछ एक जगह पर लिख दिया तो मे भी आपको ये इस पर कन्फ्यूज़न हुई होगी। और यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड को लेकर के कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी। तो आज की वीडियो के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। आप बस इन चीज़ों को अप्लाई करिएगा, टेस्ट करिएगा। यहाँ पर मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं, बस कलर बताया है और बैकग्राउंड कलर बताया है, बैकग्राउंड इमेज बताया है और बॉर्डर बताया है, मार्जिन बताया और पैडिंग बताया है। मार्जिन पैडिंग दोनों काफ़ी ईजी हैं, बस आपको एक बार दोनों में से किसी एक को भी समझना पड़ेगा, मार्जिन को या पैडिंग को। मार्जिन मतलब बॉर्डर के ऊपर से हम लोग को कितनी स्पेस मिलती है, पैडिंग मतलब बॉर्डर के अंदर से हम लोग को कितनी स्पेस मिलती है। ठीक है, बॉर्डर मतलब क्या होता है, हम लोग जो अपने सराउंडिंग में एक बॉर्डर, एक लाइन देख सकते हैं, उसे हम लोग बॉर्डर बोलते हैं। या हम लोग का जो एलिमेंट है उसकी कितनी हाइट पे है वो भी हम लोग उससे पता कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज मतलब कि एक तरीके का हमारा इमेज टैग ही होता है। CSS में हम लोग अपने एलिमेंट के अंदर एक इमेज ला सकते हैं। ठीक है, तो बस और एक चीज़ में हम लोग और देखते हैं। मैं इस कंटेनर को भी अभी कमेंट कर देता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ, वापस से थोड़ा डिज़ाइनिंग में आ जाइए। बेटर, हमारे पास एक बॉर्डर की एक और प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर रेडियस। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत जगह ये जो बॉर्डर होते हैं वो कर्व में होते हैं। अगर मेरे पास ये देखिए, ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा कर्व में है, तो हम लोग कर्व में बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, जस्ट हम लोग को यहाँ पर लिखना होता है बॉर्डर रेडियस, मतलब कि हम कितना कर्व करना चाहते हैं, 10 पिक्सल। मैंने बोला कि वो 10 पिक्सल से थोड़ा कर्व हो जाए। ठीक है, 50 पिक्सल लिख दूंगा और हो जाएगा। ठीक है, हमें अपने कंटेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहीं बाहर ना निकल जाए। तो वो सब हम लोग अपने आगे CSS में देख लेंगे कि इसे हम लोग सेंटर में कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पर पैडिंग डाल देता हूँ 50%। 50% में क्या हुआ, यहाँ से मेरी सपोज हाइट स्टार्ट थी तो मैंने बोला कि 50% से पैडिंग ले लो। ठीक है, तो पैडिंग टॉप में अगर यहाँ पे दूँ तो शायद मेरा काम बन जाए। पैडिंग टॉप, इसने ऊपर से 50% की पैडिंग ले ली है। ठीक है, इसको 40 दें तो भी काम बन जाएगा। ओके, ये ऊपर से 40% नीचे आ गया। अब परसेंटेज हमारा किस में काम आता है, जब हमारे पास कोई हाइट हो, उस हाइट में हम अपने अंदर के कंटेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, पिक्सल्स, परसेंटेज और VH VW। आप लोग पिक्सल्स और परसेंटेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। VH VW तो हमारे पास हाइट वाली प्रॉपर्टी को बस ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो ये भी हो गया। बॉर्डर रेडियस में हम लोग और देख लेते हैं। सपोज़ मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बस बॉर्डर लेफ़्ट से ही कर्व हो, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस, इसको हटाया, लेफ़्ट। मैंने बोला 50 पिक्सल मेरा लेफ़्ट से कर्व हो जाए। ओके, तो बॉर्डर लेफ़्ट रेडियस होता है एक्चुअली, वो बॉर्डर लेफ़्ट, ये रहा। ओके, हमें टॉप का बताना पड़ता है कि ये टॉप का लेफ़्ट करना है या बॉटम का लेफ़्ट करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हमको थोड़ी सी स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर टॉप का लेफ़्ट साइड का जो रेडियस है उसको 50 पिक्सल कर्व कर दो। बॉर्डर है ये मेरा, ठीक है, टॉप है ये मेरा, टॉप का इस लेफ़्ट पार्ट को ये मेरा कर्व कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बॉटम का बोलूँ तो ये बॉटम का भी करेगा। तो एक बार बॉटम को भी अप्लाई कर लेते हैं, BOTTOM। ठीक है, तो ये देखिए इसने मेरा बॉटम का भी कर दिया। अब उसी तरीके से मैं इन दोनों को बस कॉपी करके यहाँ पर राइट लिख दूँ तो भी मेरा काम बन जाएगा, ये मेरा पूरा का पूरा कर्व हो जाएगा।
ये बात कर ही देता हूँ मैं। RIGST राइट। ये देखिए इसने चार डायरेक्शन का कर लिया। ओके, सपोज यहाँ पे मुझे 20 पिक्सल का ही करना था और यहाँ पर मुझे बाकियों को 50 पिक्सल का करना था, तो वो सब चेंजेस करने के लिए हम लोग इसको करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, ये भी मेरा टॉपिक है, बॉर्डर रेडियस। इसको कट किया, यहाँ पे लिखा, वो हमारी नेसेसरी कोड है, इनको भी कमेंट कर दिया। तो ये देखिए हम लोग गिटहब पे कोड कैसे पुश करते हैं। मैं आप लोगों का गिटहब का स्ट्रक्चर तो करवा दूंगा, बट एक बार आप लोग गिटहब का देख लीजिए कोड पुश कैसे करते हैं। 3 कमांड लिखनी पड़ती है हमें। टर्मिनल कैसे ओपन होता है वो भी बता देता हूँ। आपको यहाँ पर टर्मिनल दिख रहा होगा ऑप्शन, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना होता है। पहला कमांड होता है हमारा गेट ऐड डॉट, ताकि हम लोग देख लें कि हमारे पास कौन कौन से चेंजेस हैं। ठीक है, सारे चेंजेस को इनिशियलाइज करने के लिए कमांड होता है गेट ऐड डॉट गेट कमिट। अब इस वाले कमांड में हम लोग ये बताते हैं कि हम लोगों ने अपने कोड में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ एडेड CSS कोड। मैंने बोला कि मैंने कुछ CSS कोड इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसका गिटहब पे भेजने के लिए गेट पुश ओरिजिन मास्टर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कोड मेरे गिटहब में चला गया है। आपको जो मैंने ग्रुप पे एक लिंक भेजी थी गिटहब की, आप उसको ओपन करेंगे और उसका पुल लेंगे तो आपको वो कोड मेरा मिल जाएगा। तो मैं EBS CSS, ये देखिए, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने पुल नहीं लिया होगा या कोड आप लोगों को मिला नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को उस कोड को अपने सिस्टम में कैसे लाना है। आपको जस्ट कोड के ऊपर क्लिक करना होता है, देन इसके ऊपर कॉपी करना है, या अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड जिप पे अभी कहाँ क्लिक कर दीजिएगा, वो आपके लिए कोड डाउनलोड कर देगा। ठीक है, मैं आप लोगों के सिस्टम में गिटहब जब इंस्टॉल करा दूंगा या सेटअप करा दूंगा, उसके बाद आप लोग क्लोन लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, मैं बोलूँगा कि शो इन फाइल मैनेजर, डबल टैप करते ही आपके लिए वो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा। तो ये देखिए इस फोल्डर के अंदर मेरे पास 2 फाइलें, एक HTML की एक CSS की, आप लोगों को मिल जाएगी। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अभी तक कवर कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पहले तो गिटहब सेटअप करा दूंगा, उसके बाद CSS की आगे की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। और जो भी डाउट हो आप लोग एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या आप लोग बस अपना क्वेरी व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर कर दीजिएगा, वो हम लोग देख लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक वीडियो बना देंगे या एक लाइव सेशन ले लेंगे आज की वीडियो के अकॉर्डिंग, या आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।